हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका छूट गया था नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में। तो उसमें हम केवल पढ़े थे कि डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन होता है, फिनॉल का नाइट्रेशन होता है, तो वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है। एक तो बनता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, उसमें हम कुछ आर्थोनाइट्रोफिनॉल की और पैरानाइट्रोफिनॉल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझा था और जाना था उसके बारे में। आज उसी प्रॉपर्टी को हम डिटेल वाइज करने वाले हैं और हो सकता है इसका हम हेलोजिनेशन भी देख लें, किसका, एल्कोहल का, सॉरी इसका फिनॉल का। तो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखो, सभी चीजें कवर अप होगी, यहाँ पे कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए तो हम इसको तो क्या इसको प्रोसेस में लेके चल रहे हैं स्टेप वाइज। पहले जीओसी, फिर आईपीएससी, फिर आपका आइसोमेरिज्म, ठीक है, फिर हाइड्रोकार्बन, ऐसे आपका चलेगा सिलेबस पूरा। तो कोशिश करेंगे नीट के पहले ही खत्म हो सब कुछ, तो खत्म भी होगा, पेशेंस रखो, खत्म भी होगा, सारी चीजें खत्म होगी। बोर्ड के पहले ही आपका जितना सब कुछ है, जितनी भी केमिस्ट्री है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, 1 शॉर्ट वीडियो में ही कवर होगी। अभी तो क्या है, अभी तो थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है ना। आगे क्या होगा कि हम एक लेक्चर को एक घंटे लेना चाहेंगे ताकि आपका सभी चीजें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें क्लियर हो सके। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अपना टारगेट अचीव करो कि हमको बोर्ड में इतना लाना ही लाना है, हमको अच्छे से बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, बोर्ड में टॉप करना है। तो अच्छा करोगे, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ आप अपना काम ईमानदारी से करो, बस यही है। ठीक है, अपना काम ईमानदारी से करो और कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, तो अच्छे से करो, देखते हैं क्या है आपका जो भी होगा, जो भी विशेष आपके होगी, जो भी उम्मीदें हमसे आपसे जुड़ी हैं, उस उम्मीद को हम पूरा करेंगे। बस आप पढ़ो केवल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। मार्कर तो हाथ में आ ही गया है, 4 मार्कर है, देखते हैं किसी और क्या होता है। तो देखो हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। क्या पढ़े थे, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। देखो एक बात जान लो कि एल्कोहल फिनॉल ईथर में जितना केमिकल रिएक्शन है, हम उसको सभी कवर अप करके फिर बढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बढ़ेंगे एमीन। ठीक है, जितना भी है, और हेलोरेंस आपका सबसे लास्ट में कवर अप होगा। ठीक है, उसमें से बहुत सारा ऐसा बेसिक बात है जो हमको फिर से बताना पड़ेगा, तो उसको सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे। पेशेंस रखो, समझ में सारी चीजें आएंगी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपसे स्किप हो सके। अगर आप स्किप करोगे तो हो जाएगा, लेकिन हमसे नहीं होगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके। देखो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि जब भी फिनॉल का नाइट्रेशन होता है, जब भी फिनॉल का नाइट्रेशन होता है, तो पहली बात फिनॉल का हम क्या देखे थे, फिनॉल का मैकेनिज्म देखे थे कि फिनॉल क्या लगाता है, फिनॉल कौन सा एक्टिवेटिंग होता है। फिनॉल आर्थो पैरा एक्टिवेटिंग होता है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो आर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा। ठीक है, इन्हीं आर्थो पैरा इसका दोनों प्रोडक्ट बनता है। एक बात दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो, देखो हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, आर्थो वाला माइनर बनता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडनेस होता है, क्या होता है, क्राउडनेस होता है, भीड़ भाड़, तो उसको देखेंगे, ध्यान समझना। तो हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर बनता है। लेकिन यहां पे होता क्या है, यहां पे पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर ना बन के आर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। इसका रीजन है, ध्यान से देखो इसका हम क्या पढ़े थे कि जब भी डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 भी होता है, इसके साथ H2SO4 भी होता है। जब भी इसका रिएक्शन होता है तो हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है। इसका मैकेनिज्म देख लिए थे हम, अब मैकेनिज्म बताएंगे। अब बार बार एक ही चीज देखना है तो पीछे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखो। OH एक बार NO2 यहां अटैक करेगा और प्लस एक बार NO2 यहां पे अटैक करेगा, एक बार NO2 यहां पे अटैक करेगा, एक बार NO2 यहां, मतलब एक बार NO2 आर्थो पे अटैक करेगा, एक बार NO2 पैरा पे अटैक करेगा। यही होगा। ये कौन सा रिएक्शन, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रोफाइल हटा होगा तो उसी की जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया होगा, यही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर देखो यहां से हाइड्रोजन हट जाता है, अगर डिटेल मैकेनिज्म इसका बताएं, डिटेल बताएंगे जीओसी के बाद, तो वहां से देख लेना डिटेल वहां से देख लेना। बस खाली आपका देखो जितना बताऊंगा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए उतना बेनिफिशियल है। यहां से एक हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन हटा होगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर बेंजीन के, तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, और जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO2+ होता है ना, जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO2+ होता है वो जाके एक बार आर्थो पे अटैक कर जाता है और एक बार पैरा पे अटैक कर जाता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन आर्थो से भी हटेगा और एक हाइड्रोजन पैरा से भी हटेगा, जब भी अटैक होगा तब। समझ आया? तो ये होता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ध्यान दो, ये होता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ आया? ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर इसका IUPAC भी करना चाहते हो, देखो कैसे नंबरिंग, जो OH होता है ना, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। OH क्या, जब हम IPSC पढ़ाएंगे आपको, हम बताएंगे OH क्या होता है। वो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, परेशान नहीं होना है। नंबरिंग यहाँ 1 2 3 4 5 6। देखो 2 पे क्या है? नाइट्रो। 2 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है? इसको लिख लो 2 नाइट्रो। और जो कॉमन, देखो जो कॉमन नेम ना, उसको हम IPSC में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो कॉमन नेम है उसको हम IPSC में लिख सकते हैं। तो क्या 2 नाइट्रोफिनॉल, जो कॉमन नेम है उसको हम IPSC में लिख सकते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल। यहां से देखो, यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 4 नाइट्रोफिनॉल, ये इसका IPSC है और इसका कॉमन नेम है, तो इसको याद रखना। अब देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी डाइल्यूट HNO3 के साथ होगा तो देखो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2+ है। ये सब बातें ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2+ है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, इसको तो हो गया होगा नोट। अब इसके खास प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझो। प्रॉपर्टी क्या है? देखो जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है और क्या है जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहीं पे लिख लो, पहले एक प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इंट्रामॉलिक्यूलर, हालांकि सभी प्रॉपर्टी बताते चुका था। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पाई जाती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता होता कि इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। समझ में आया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसमें इंट्रा का मतलब समझो। इंट्रा का मतलब होता है जब उसी स्पीसीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसको बोलते हैं इंट्रा। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिटेल से पढ़ेंगे। और इंटर किसी बोलते हैं? इंटर नाम ही है। इंटर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी, उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने वाली है। एक बात याद रखना, इसको बैठा लो, जब भी आर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो हमेशा इंट्रा ही होता है, कभी इंटर नहीं होता है। इसको बैठा लो दिमाग में, इसको बैठा लो। क्या करना है? जब भी आर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हमेशा इंट्रा होती है, कभी इंटर नहीं हो सकती है। और जब भी पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमेशा इंटर होता है, कभी इंट्रा नहीं होता है। इंटर बोल रहा हूं, इंटर, समझे? तो ये यहाँ पे इंटर, अब कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान देना। यहाँ पे इंटर हुआ, यहाँ पे इंट्रा, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे, किस तरह की इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान देना। तो एक अभी इसकी सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर दे रहा हूं, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी को। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, चाहता तो इसको स्किप करके कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करवाता, लेकिन नहीं, इसको बताना जरूरी कि क्यों इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस है, इसका सारी प्रॉपर्टी एग्जाम में आती है, सारी प्रॉपर्टी। हालांकि सब जीओसी में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहां भी बताना जरूरी है। जीओसी में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखो कैसे होता है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, देखो, और इसको इस तरीके से लिख दो। कैसे लिख दो? ऐसे, इसको ऐसे लिखो, इस तरीके। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच होती है? ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या? ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि एक ही इसी विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है ना, इसी मॉलिक्यूल में हो रहा है। और कोई मॉलिक्यूल आया ऐसा, और भी कोई मॉलिक्यूल आया फिनोल का? नहीं आया। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसका क्या नाम है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसमें क्या फॉर्मेशन देख रहे हो? इसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो गया है? रिंग का फॉर्मेशन। इसको कहते हैं चिलेट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? चिलेट फॉर्मेशन। चिलेट फॉर्मेशन इसको तो पढ़ना पड़ता है डिटेल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चिलेट का फॉर्मेशन को वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, चिलेट फॉर्मेशन हो गया। ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो तो आर्थो, जब भी देखो इसको बैठा लो दिमाग में, जब भी आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, कभी भी इंटर नहीं होगी। अब देखो पैरा का देखो कैसे होता है। पैरा का ध्यान देना, पैरा वाला ध्यान देना। इसमें पैरा में कैसा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा नाइट्रोफिनॉल इसमें कैसे होता है? यहां पे ठीक है, इसमें किस तरीके से ध्यान देना, इसमें किस तरीके से होता है। तो इसको रुको, इसका थोड़ा सा ऊपर बनाए तो जगह मिल जाएगा, हमको स्पेस मिल जाएगा। इसके लिए हमको जगह चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना, ऊपर कर लेंगे तो जगह मिल जाएगा। ऊपर कर लेंगे तो जगह मिल जाएगा। देखो कैसे NO2 यही हुआ NO2। अब देखो यहाँ पे होगा कैसे NO2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे NO2 रख लो और यहाँ पे क्या रख लो? OH यहाँ पे कर लो। और अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्किंग यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रख लो। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच होगी? इसके बीच होगी। समझे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच होगी? इसके बीच होगी। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ये होता है, ये कौन सा है? ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी से सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सभी प्रॉपर्टी को याद कर लेना, नोट कर लेना उसको। समझ में आया? तो ये होता है इंटर। वहां पर OH दिखाई नहीं दे रहा है। अगर थोड़ा सा क्या होता है, पूरा देखो ना, थोड़ा सा अगर इसको नीचे करे तो शायद दिखाई दे सकता है। ठीक है, इतना मैनेज कर लो। यहाँ पे OH ही है, विश्वास रखो, यहाँ पे OH ही है, इतना मैनेज कर सकते हो। दिखाई नहीं दे रहा, शायद दिख नहीं रहा है ना, को कोशिश करते हैं शायद तुमको दिख जाए। अब दिखेगा। अब क्या हो रहा है? दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहीं पे प्रॉपर्टी थोड़ा सीखो। देखो इसमें इसमें क्या हो रहा है? इसमें इंटर हो रहा है। इंटर का मतलब क्या? देखो इसमें दो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूल में। देखो इंटर में क्या होता है? सेम के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसी को इंटर बोलते हैं। तो इंटर क्या बोलते हैं? सेम के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और डिफरेंट कंपाउंड के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन इंट्रा में उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे वाटर है, वाटर में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? 4। आइस है, आइस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आइस में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसिड में। क्या ईथर में होगा? पगला गया होगा, ईथर में नहीं होता है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन भी आता है। देखो इंटर मॉलिक्यूल, आप समझो, ये देखो इसमें दो मॉलिक्यूल है ना, डिफरेंट डिफरेंट, देखो सेमी मॉलिक्यूल तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच हो रही है, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है। अगर हम आपसे पूछें, बताओ इसमें एसोसिएशन हो रहा है कि इसमें एसोसिएशन हो रहा है? किसमें ज्यादा एसोसिएशन हो रहा है? ज्यादा कम की बातें नहीं है, ठीक है, इतना बताओ कि किसमें एसोसिएशन हो रहा है। सोचो, बताओ, सोच के बताओ, इसमें एसोसिएशन हो रहा है कि इसमें हो रहा है? एसोसिएशन इसमें हो रहा है, ज्यादा एसोसिएशन इसमें, कम एसोसिएशन इसमें। कम की बात ही नहीं, इसमें थोड़ी नहीं रहा है, कम की बात ही नहीं, लेकिन फिर भी मान सकते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में। तो इसमें मोर एसोसिएशन, इसमें लेस एसोसिएशन होता है। पहले इतना नोट किया, नोट करो तो तब बताएं। हो गया? अब देखो, हो गया, हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी के बारे में साफ साफ लिख लो। प्रॉपर्टी के बारे में अब इतना मिटा दे रहे हैं सब कुछ। अब क्या, अब तो हो ही गया। अब कितना बताएं? प्रॉपर्टी के बारे में साफ साफ जान लो। जितना बता दे रहा हूं उतना प्रॉपर्टी भी रट भी जाना, एग्जाम में लिख के चले आना, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठोक के भाव भर भर के नंबर मिलेगा अगर लिख के चले आए तो। नहीं आगे तो भगवान ही मालिक है। लिख के चले आओगे तो नंबर अच्छा खासा मिलेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका वेटेज ज्यादा है कि यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। इसको तो हम रटवा ही देंगे, जब ट्रिक बताएंगे रटवा देंगे। देखो इसमें कौन सा, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही लिखोगे, कुछ और लिखोगे? इंट्रा, इसमें कौन सा पाया जा रहा है? इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसोसिएशन किस में ज्यादा होता है? एसोसिएशन इसमें ज्यादा होता है कि इसमें ज्यादा होता है? बताओ। मोर एसोसिएशन इसमें ज्यादा होता है। क्या होता है? मोर एसोसिएशन इसमें होता है। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? मोर एसोसिएशन। इसमें क्या हो रहा है? लिख दो, इसको भी बुरा ना लगे, लेस एसोसिएशन, ठीक है, लेस एसोसिएशन ना। अब पूछे कि मोर वोलेटाइल कौन होगा? वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला, कौन जल्दी वेपराइज हो जाएगा? मोर वोलेटाइल कौन होगा? आर्थो वाला कि पैरा वाला? देखो बताया था, आर्थो वाला जो होता है वो मोर वोलेटाइल है। भाई देखो, जो भी सोल्यूशन बनाते हो, ये क्या सोल्यूशन है? इसमें क्या लगा है? बर्नर लगा दिए, बर्नर, ठीक है। इसको क्या कर दिए? हीट अप कर दिए हो, क्या कर हीट किए। यहां से एक फ्लास्क लगा दिए हो, क्या लगा दिए? फ्लास्क। यहां से क्या लगा है? फ्लास्क। यहाँ पे एक भी क्या कंटेनर है। जब भी इसको हीटअप करते हैं ना तो क्या होता है? इसमें दोनों होगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल भी और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों होगा। तो यहां से क्या होता है? आर्थो नाइट्रोफिनॉल वेपराइज हो जाता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल यहां से वेपराइज हो जाता है और किसमें? इस कंटेनर में आएगा। इसमें कौन बचा रहेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल वेपराइज नहीं होता है, लेकिन आर्थो नाइट्रोफिनॉल वेपराइज हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आर्थो नाइट्रोफिनॉल को, पैरा नाइट्रोफिनॉल को, दोनों को सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम तो किसकी कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, तो ये वाला मोर वोलेटाइल होगा। आर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होगा? मोर वोलेटाइल होगा, मोर वोलेटाइल होगा, मतलब उड़ जाएगा, मोर वोलेटाइल। और ये क्या होगा? ये लेस वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल होगा। समझे? चौथा पॉइंट देखो, और क्या समझोगे? अब पूछे कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? वेपर आ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? देखो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा होगी, पैरा वाले की। बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि देखो वेपराइज कौन हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कौन रुका? जो रुका उसका क्या हो गया? जो रुक गया, जो सोल्यूशन में रुक गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होगा, ज्यादा होता है। इसलिए तो वो रुका, नहीं तो ये भी उड़ जाता। हीट करने से ये भी उड़ जाता, लेकिन उड़ा नहीं, ठीक है। इसलिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो याद रखना, इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या?
इसका क्या होता है, लेस बीपी होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। ब्लड प्रेशर मत समझना, वो ब्लड प्रेशर नहीं है, वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ इसका क्या होता है, मोर बीपी होता है, मोर बीपी होता है, मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है, समझे। ब्लड प्रेशर मत समझना, बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका लेस बीपी, इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप ध्यान दो, अब हम तुमसे पूछे कि एसिडिक कौन होगा, इसका क्वेश्चन ही करवा देते हैं। एसिडिक कौन होगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल की पैरानाइट्रोफिनॉल, ध्यान से बताओ एसिडिक कौन होगा, एसिडिक कौन होगा, आर्थो वाला कि पैरा वाला। अभी केवल आप याद कर जाओ कौन एसिडिक होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चिलेट का फॉर्मेशन, अगर देखो तो कैसे समझोगे, यहाँ पे चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। जब ये चिलेट का फॉर्मेशन होता है ना, चिलेट की फॉर्मेशन, देखो एसिड क्या होता है समझो, एसिड प्रोटॉन डोनर होता है ना। जब ये चिलेट का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये OH जो है ये प्रोटॉन को डोनेट ही नहीं कर पाता, ये प्रोटॉन को डोनेट ही नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं कर पाता। इसकी वजह से ये कम एसिडिक होता है। और ये देखो इसको, इसके यहां तो कोई चिलेट का फॉर्मेशन थोड़ी हो रहा है, यहां पे किसी भी प्रकार का कोई चिलेट का फॉर्मेशन थोड़ी हो रहा है, कोई रिपल्सन यहां पे थोड़ी हो रहा है, ठीक है। यहां पे इसलिए क्या होता है, इसकी एसिडिटी आर्थो वाले से ज्यादा हो जाती है, इसका एसिडिक नेचर आर्थो वाले से ज्यादा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, पांचवा पॉइंट, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा। ये क्या होगा, ये पांचवा, ये मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। भैया होशो हवास में लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट गलत नहीं है, गलत के चक्कर में फंस मत जाना, ठीक है। जितना बताया हूं सभी पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर कट है, समझे, सभी पॉइंट क्लियर कट है। इसलिए इसको तोता मैना के रट जाओ या जैसे भी करना चाहो करो। उस समय हमने सारी चीजें क्लियर कर दी है, समझा के ही बताई है कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये वाला ज्यादा एसिडिक, ये वाला कम एसिडिक, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी करवा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, ये प्रोटॉन अपना डोनेट कर लेता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई चिलेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये अपना प्रोटॉन नहीं डोनेट कर पाता है, क्यों, यहाँ पे चिलेट का फॉर्मेशन होता है। चिलेट की फॉर्मेशन की वजह से ये अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता है। जो एसिडिक नेचर का बिहेवियर है उसी को नहीं फॉलो कर रहा है, तो क्या भैया तुम आगे क्या करो, कैसे तुम्हारी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसलिए पैरा की एसिडिटी आर्थो से ज्यादा होती है। समझ में आया। तो यही इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इसको तोते मैंने कितना रट जाओ, ठीक है। यही एग्जाम में आने वाले हैं, देखना यही एग्जाम में आते भी हैं। प्रीवियस अगर पीछे का क्वेश्चन उठा कर देखो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ और चीजें इसमें ऐड करते, हो गया, इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दे, इसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, नोट कर लो, हो गया। और इंटर जो भी है, अब बार बार रिपीट करने के वाला थोड़ी है, हो गया। स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना चाहो करो। अब देखो इसमें एक रिएक्शन और है। अब सोचो, तुम कहोगे सर आपने तो डाइल्यूट करवाया था, हमको क्या क्या मिला, आर्थो मिला, पैरा मिला। इसमें याद रखना, इसमें क्या होता है ना, जो भी आप इसे डाइल्यूट से आप कराए हो, डाइल्यूट में अगर आप हमसे ये भी पूछ सकते हो सर पैरा वाला मेजर बनेगा क्या आर्थो वाला, तो इसमें आर्थो, इसको लिख लो भाई, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में, पैरा नाइट्रोफिनॉल में आर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट बनता है, और पैरा वाला लेस बनता है। पैरा क्या बनता है, लेस बनता है। लेकिन देखो जनरल टर्म में अगर समझे, पैरा वाला मेजर बनता है जनरली, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल तो मेजर बनेगा, लेकिन पैरा वाला क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। इसको नोट कर लेना। अब देखो इसी को फिनॉल को ही, इसी फिनॉल को क्या करें, नाचें, इसी फिनॉल को क्या करें, इसको क्या करो, इसको कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट कर दो। क्या कर दो, देखो पहले क्या किए थे, पहले डाइल्यूट HNO3 से किए थे ना, पहले किसी किए थे, डाइल्यूट से। जब डाइल्यूट से आप किए थे ना, तो वहां पे क्या मिला, आर्थो वाला भी मिला और पैरा वाला मिला। लेकिन कंसंट्रेटेड में कुछ कहानी अलग हो जाती है, कंसंट्रेटेड HNO3 में कुछ कहानी अलग हो जाती है। कहानी क्या अलग होगी, ये क्या करता है ना, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये क्या करता है, कंसंट्रेटेड HNO3 ये जितना भी आर्थो पोजीशन होगा और जितना भी पैरा पोजीशन होगा सभी को फिल कर देता है। क्या,
जितना भी आर्थो पोजीशन होगा और जितना भी पैरा पोजीशन होगा सभी को फिल कर देता है। यहां भी इलेक्ट्रोफाइल सेम क्या होगा, सेम वही NO2 प्लस हो जाएगा। बोलो बाबा जी की जय जयकार। आया समझ में? तो यहां पे क्या होगा, NO2 प्लस सभी आर्थो पोजीशन को फिल करेगा और सभी पैरा पोजीशन को फिल करेगा। आर्थो पैरा का अगर मीनिंग समझ, अगर जिसको भी आर्थो पैरा कंफ्यूज हो रहा है तो इसको, हालांकि इसको हम बार बार बताएंगे। तो कैसे डिसाइड करते हैं आर्थो मेटा पैरा, ध्यान दो, इसको भी देख लो। देखो आर्थो मेटा पैरा कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान देना। आर्थो मेटा पैरा क्या किसी ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। कौन सा ग्रुप, कैसा ग्रुप लगा है उसके बेसिस पे आर्थो मेटा पैरा डिसाइड करते हैं। कोई भी ग्रुप हो, अब कोई भी ग्रुप हो उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है आर्थो मेटा पैरा। कैसे करो, देखो ग्रुप के बगल वाले क्या कहते हैं, आर्थो, इसके बगल वाले क्या कहते हैं, मेटा, इसको क्या कहते हैं, पैरा। अगर यही ग्रुप, यहां भी आर्थो मेटा पैरा, कैसे याद कर सकते हो, ओम प्रकाश याद कर लो, ओम प्रकाश, आर्थो मेटा पैरा, क्या याद करो, ओम प्रकाश याद करो। देखो अगर 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 ग्रुप यहां पे लगा दें, अब आपका चेंज हो जाएगा। ये नहीं, अब ये स्पेसिफिक थोड़ी है कि यही आर्थो है, यही मेटा है, यही पैरा है भैया, ये स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ग्रुप यहां पे लगा दिए तब ये स्पेसिफिक है। अब देखो अब यही ग्रुप यहां पे हो गया है, अब यहां पे चेंज हो जाएगा लोकेशन, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, समझे? तो ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड होता है आर्थो मेटा पैरा। तो इसको समझना, समझे? ये कोई स्पेसिफिक थोड़ी है कि हमेशा यही आर्थो होगा, हमेशा यही पैरा, हमेशा यही मेटा होगा, यही पैरा होगा, नहीं। ऐसा अगर ऐसा सोचते भी हो तो ये सब कूड़ा करकट निकाल दो दिमाग से, क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा, समझे? अब देखो यहां पे क्या करोगे, ध्यान दो, यहां पे देखो ये क्या करता है, कंसंट्रेटेड HNO3 सभी आर्थो पोजीशन को भी फिल करेगा, सभी पैरा पोजीशन को भी फिल करेगा। तो यहां से एक सुंदर सा कंपाउंड बन जाता है, सुंदर सा कंपाउंड, हाला देखो सुंदर सा कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH, क्योंकि सभी को फिल कर रहा है। यहां पे NO2, यहां पे NO2, ठीक है, और यहां भी NO2। इसका कोई नाम बताएगा, कॉमन नेम क्या है बताओ? तुम लोग से उम्मीद ही करना बेकार है। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है, पिक्रिक एसिड नाम होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है पिक्रिक एसिड। क्या होता है कि अरे देखो ना, इसमें 3 माइनस आई ग्रुप लगा है और 3 माइनस एम भी तो लग रहा है, बताएंगे सब। इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड कहते हैं, इसका पिक्रिक एसिड। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, आईपीएसी। OH क्या है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। देखो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। नंबरिंग आप चाहे जिधर से करो, सिमेट्रिकल है वही पोजीशन आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6, 2 4 6, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और कॉमन नेम को किसमें, कॉमन नेम को आईपीसी में यूज कर सकते हैं, फिनॉल, समझे? इसको बताएंगे तो सारी डिटेल आएगी। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे? ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्या क्या अभी तक क्या बताया, जब भी फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। और जब भी कंसंट्रेटेड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। इसको याद रखना, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, समझे? पिक्रिक एसिड बनता है, भावनाओं में मत बहना, ठीक है, भावनाओं में मत बनने, तो बहा के लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये क्या बनता है, ये पिक्रिक एसिड बन जाता है, या 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है, समझे? तो ये कंसंट्रेटेड के साथ है, कंसंट्रेटेड के साथ है। तो आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हैलोजिनेशन विथ मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटा छोटा लेक्चर होगा, देखने में मजा आएगा। तो इसके बाद पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। देखो ये, अच्छा तुम लोग ये बताओ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या पिक्रिक एसिड बनाने का केवल एक ही मेथड है, ये सुपर मेथड है, बेस्ट मेथड है? नहीं, ये बेस्ट मेथड नहीं है पिक्रिक एसिड बनाने का, ये अच्छा मेथड नहीं है। देखो अच्छा मेथड क्या है, पढ़ोगे जब सल्फोनेशन पढ़ाएंगे, इसका क्या फिनॉल का पढ़ोगे, पहले इसका क्या कराते हैं, इसका कराते हैं सल्फोनेशन, 2 बार कराते हैं। जब सल्फोनेशन कराएंगे ना तो एक SO3H यहाँ
एक SO3H यहाँ, फिर से क्या करो, उसी का नाइट्रेशन करा दो। कैसे? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब नाइट्रेशन कराओगे ना तो वहीं से क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। वो बेस्ट मेथड है। वो क्या है? बेस्ट मेथड है। तो पिक्रिक एसिड बनाने का दो मेथड है, एक तो इससे बना सकते हो ना, एक कैसे बना सकते हो, फिनॉल का सल्फोनेशन पहले करा दो 2 बार। जब सल्फोनेशन कराओगे ना तो क्या होगा, उसके बाद किससे रिएक्शन करा दो, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर से देखो कि क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड ही बन जाएगा। क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड ही बन जाएगा। इतना नोट कर लो, ठीक है। उसको आगे पढ़ेंगे तो वहां पे पिक्रिक एसिड, इसको याद कर जाना। हो गया? अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको भी नोट कर जाओ। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो वाला तुम्हारा क्लियर रहे ना। हालांकि उसको हम करवाएंगे, लेकिन रट जाना तो अच्छी बात है, ठीक है, रट जाना अच्छी बात है। देखो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक, इसको हम एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको हम क्वेश्चन नहीं, इसको हम थ्योरी के रूप में आपको बता रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको रट जाना, ठीक है। रीजन नहीं बताऊंगा आज, ठीक है, इसको रट जाना। रीजन GOC चल रहा है वहां पे पढ़ना, रीजन GOC चल रहा है वहां पे पढ़ना। इसको A मान लो, ठीक है, रीजन GOC में चल रहा है तो वहां पे पढ़ना। OH, इसको B मान लो। मानना क्या भाई, मानना क्या होता है, मैं थोड़ी एक मान लो। इसको C मान लो, फिर A मान लो, मानना क्या होता है, ठीक है, C। और आपका जो D ऑप्शन है, D ऑप्शन है OH। तो इसमें पूछता है कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो मैक्सिमम एसिडिक कौन होता है। देखो इसको याद कर जाओ। कैसे याद करोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाओ। कैसे याद करोगे, PO महफिल में, क्या करोगे, PO महफिल में, यहां पर फिनॉल है, PO महफिल में, समझे? कैसे याद करोगे, PO महफिल में, क्या PO का मतलब ड्रिंक नहीं, कुछ भी, PO महफिल में क्या करोगे, PO। देखो कैसे, PO का मतलब सबसे ज्यादा किसका है, पैरा वाले का है, सबसे ज्यादा पैरा वाले का। PO फिर किसका है, आर्थो वाले का। महफिल में फिर किसका है, मेटा वाले का। और फिर सबसे लास्ट में किसका है, फिनॉल वाले का। समझे? सबसे लास्ट में किसका है, फिनॉल का है। तो इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, PO महफिल में। देखो बहुत लोग होते हैं क्या, पोम याद कराते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी जैसे याद करो। बहुत लोग होते हैं कैसे याद करते हैं, पोम याद कर लो, पोम, पैरा आर्थो मेटा, ठीक है, पोम याद कर लो। तो कैसे याद करोगे इसको, इसको वाला कंफ्यूजन, इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, यहां पे नहीं बताएंगे। तो कैसे, सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होता है, पैरा वाला, फिर आर्थो वाला, फिर मेटा वाला, फिर OH। समझ में आया? तो इतना बेसिक सी बातें हैं जो आपके साथ करना चाहते थे और कंप्लीट भी हुई। कि इसके साथ पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। लेकिन हो सकता है लेक्चर अब GOC का है, एक लेक्चर GOC का, इसका 2 आ गया, एक लेक्चर GOC का, एक लेक्चर, ताकि आपका बेसिक पार्ट भी कंप्लीट होता रहे। तो 12th का पार्ट तो कंप्लीट हो ही रहा है और बेसिक पार्ट भी कंप्लीट। तो धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक पॉइंट को इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करोगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जितना पढ़ाता हूँ पेशेंस के साथ पढ़ते जाओ, तुम्हारा केमिस्ट्री का काम यही हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का काम यही हो जाएगा। तो अच्छे से सारी चीजों को एनालाइज करो, उसको सोचो, उसके बारे में कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, उसको पढ़ो बढ़िया से। जितना पढ़ा दे रहा हूँ उसको जरूर देखो, NCERT से पढ़ो, ठीक है, हमारा नोट्स पढ़ो, NCERT से पढ़ो, ठीक है, तो ज्यादा सारी चीजें बेटर होगी। अपने आप को अगर बेटर करना चाहते हो, भीड़ भाड़ से अलग करना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर महफिल से आपको सेपरेट करना चाहते हो तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सबसे अलग होने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हमसे जितना हो सकता है यहाँ से हम तो हेल्प कर ही रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सभी चीजों को लगन से देखो। आपको बोर्ड एग्जाम को फाइनल टेस्ट हो, तो जब भी देखो बोर्ड एग्जाम कब होगा, कैसे, कितना, क्या क्या करना क्या नहीं, उसको हम सब बताएंगे। तो अच्छे से करो। और यही आपके लिए, देखो नीट एग्जाम के लिए ये भी यही बेनिफिशियल है। इससे ज्यादा कभी वो लोग NCERT ज्यादा पूछते भी नहीं, NCERT ज्यादा, वो सब NCERT से बाहर भी बताना पड़ेगा। तो जब डिटेल्स चल रहे हैं उसमें बताएंगे, जितना हमको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते चलेंगे। तब तक लिए पढ़ाई करते रहो, अच्छे से एंजॉय करो और हैप्पी दिवाली आप लोग को, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।